ट्राई करिए इंडिया की बेहतरीन स्टॉक रिसर्च वेबसाइट ticker.finology.in और ढूंढ निकालिए अपना अगला मल्टी बैगर। नमस्कार दोस्तों, मेरे स्टॉक मार्केट सीरीज को आपने बहुत प्यार दिया है और इसीलिए मैं मजबूर हो गया कि इस सीरीज में एक वीडियो और लाया जाए और एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। हम में से अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि कौन से सेक्टर की कौन सी कंपनी को लिया जाए। जैसे अगर आपने सोच लिया है कि आईटी सेक्टर में निवेश करना है तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इन्फोसिस में करें, टीसीएस में करें, एचसीएल में करें या किसी और में करें। अगर आपने फार्मा कंपनी लेने का सोचा है तो सन फार्मा लें, कैडिला लें, ग्लेनमार्क लें, कौन सी कंपनी लें, लुपिन लें। तो आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे आप जो सेक्टर चाहे चुने और इस तरीके से जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं उससे आप बहुत आसानी से उस सेक्टर की बेस्ट कंपनी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसमें निवेश कर पाएंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्टॉक मार्केट क्लासेस का पार्ट है, तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट अब आपके स्क्रीन पर है, पहले आप पिछले वीडियोस को देख लीजिएगा जिससे ये वीडियो देखना आपके लिए आसान हो जाए। चलिए, अब मैं आपको आज 3 बैंक्स के एग्जाम्पल से, मैंने बैंकिंग सेक्टर चुना है, बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्पल से समझाता हूं कि कैसे आप किसी भी सेक्टर में कंपनीज को आइडेंटिफाई, एनालाइज, डिफरेंशिएट कर सकते हैं और बेस्ट पिक अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं। मैं बैंकिंग सेक्टर का एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन ticker.finology.in को आप यूज करके किसी भी सेक्टर में इस तरीके को अपना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक से। लेकिन शुरू करने के पहले एक बात का ध्यान रखिए कि आज जो मैं फीचर्स बताने वाला हूं वो आप भी यूज करें। इसके लिए जरूरी है कि आप टिकर प्लस को सब्सक्राइब कर लें या उसका ट्रायल ले लें, जिससे आपको वो फीचर्स मिल जाएंगे जो मैं आज यूज करने वाला हूं। तो टिकर प्लस का ट्रायल या सब्सक्राइब इसे कर लीजिएगा, ये टूल्स अवेलेबल रहेंगे। अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। अब एक सिंपल चीज समझिए कि कोई कंपनी है जो 100 रुपए का माल बेचती है, कोई कंपनी है जो 500 रुपए की सेल्स करती है, कोई है जो 2000 रुपए की सेल्स करती है। तो अलग अलग साइजेस की कंपनी होती है। एचडीएफसी बैंक देश का सबसे बड़े बैंक्स में से एक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी छोटा है, नया है, तो अलग अलग साइज की कंपनीज हैं। इसीलिए इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक क्योंकि बड़ा बैंक है तो ये 60,000 करोड़ रुपीस इंटरेस्ट कमा रहा था 2016 में, जो अब बढ़ के 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो गया है इंटरेस्ट कमाना। वहीं अगर हम आईडीएफसी को देखें, नया बैंक है, छोटा बैंक है, तो ये 3,000 करोड़ से ज्यादा का इंटरेस्ट कमा रहा था, जो अब बढ़ के 15,000 करोड़ हो गया है। तो यानी काफी छोटा बैंक है। तो अगर इनका हम प्रॉफिट कंपेयर करेंगे तो उसमें भी बहुत फर्क होगा क्योंकि साइज डिफरेंट है। इसीलिए यह जरूरी होता है कि हम एक इंडस्ट्रीज की कंपनी को एक पैरामीटर पे जज करें। यानी ये मान लें कि अगर सारी कंपनियां साल की 100 रुपए का सेल्स कर रही हैं, 100 रुपए पे वो कितना मुनाफा कमाती है, 100 रुपए पे वो कितना खर्चा करती है अपने एक्सपेंसेस, स्टाफ पे, ऑफिस पे, 100 रुपए पे वो कितना डेप्रिसिएशन लगाती है, 100 रुपए पे वो कितने टैक्सेस देती है। यानी हर कंपनी को हम ये मान लें कि वो 100 रुपए की सेल करती है, उस 100 रुपए पे वो कितना मुनाफा कमाती है, इसका हम एनालिसिस करें ताकि हम साइज डिफरेंस को हटा दें और ये मान लें कि हर कंपनी बराबर है, हर कंपनी 100 रुपए की सेल्स करती है। लेकिन ज्यादा बड़ा मुद्दा यहां पे ये है कि वो 100 रुपए की सेल्स के पैसे जो उसको मिलते हैं, उस 100 रुपए को वो कैसे यूज करती है। हमको ये नहीं देखना है एक एनालिसिस के समय कि वो कितने रुपए का माल बेचती है, हमको ये देखना है कि जो पैसे माल बेच के उसके पास आते हैं उसको वो कितने अच्छे से यूज करती है। क्योंकि जो आज छोटा है, अगर वो 100 रुपए की सेल्स से आए हुए पैसे को अच्छे से यूटिलाइज करेगा तो कल को बड़ा हो जाएगा। तो हमको कल के विनर्स को ढूंढना है। कल के विनर्स आज हम पता लगा सकते हैं अगर हम देखें कि वो अपने रिसोर्सेस कितने एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। इसी के लिए होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो चलिए अब समझते हैं। ये है एचडीएफसी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और ये जो पर्पल बॉक्स में आप पर्पल कलर से परसेंटेज में फिगर्स देख रहे हैं, यही है कॉमन साइज स्टेटमेंट। जैसा मैंने बताया कि हम मानते हैं कि टोटल सेल्स 100 रुपए की हुई, तो हमेशा कॉमन साइज स्टेटमेंट को परसेंटेज में डिनोट किया जाता है। यहां पे 100% इंटरेस्ट अर्न्ड है। अब इंटरेस्ट अर्न क्या है आराम से समझिएगा, बहुत धीरे धीरे बेसिक्स से मैं समझाऊंगा और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो के एंड तक कॉमन साइज स्टेटमेंट का यूज, यूटिलिटी, एनालिसिस आपको क्लियर हो जाएगा। पहले जान लेते हैं इंटरेस्ट अर्न्ड क्या होता है। तो इंटरेस्ट अर्न्ड यानी बैंक ने जो लोन्स बांटे, जो क्रेडिट कार्ड्स बांटे,
यानी हर तरीके से जहां से भी बैंक ने इंटरेस्ट कमाया उसे कहते हैं इंटरेस्ट अर्न्ड। अब क्योंकि इंटरेस्ट पे पैसा देना बैंक की कोर एक्टिविटी है, इसीलिए हमने उसे बेस लिया है। जो 100% सबसे ऊपर फिगर रहती है, आप ये मान सकते हैं कि वो बेस है। अब बैंक का क्योंकि कोर ऑपरेशन लोन्स बांटना है, उस पर इंटरेस्ट कमाना है, तो बैंक्स पे हमने बेस इंटरेस्ट अर्न लिया है। अलग अलग सेक्टर में आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि हमने बेस अलग अलग लिया है डिपेंडिंग उस इंडस्ट्री में क्या ठीक है। अब हम जानते हैं अदर इनकम क्या है। ये वो इनकम है जो बैंक इंटरेस्ट के अलावा बाकी तरीकों से कमाता है, जैसे लॉकर की फीस हो गया, कोई और तरह का फीस हो गया, म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस बेचने पे कोई कमीशन आ गया, तो वो अदर इनकम है। अब हम यहां पे ये देख रहे हैं कि ये 17% था जो इस साल बढ़ के 20% के आसपास हो गया है। यानी इससे हमको क्या पता चल रहा है कि अगर HDFC बैंक 100 रुपए इंटरेस्ट के कमाता है तो लगभग 20 रुपए वो दूसरे तरीकों से नॉन कोर एक्टिविटीज से कमाता है, यानी वो फीस लेके कमीशन लेके कमाता है। तो HDFC बैंक को पैसे कैसे मिलते हैं? लगभग 100 रुपए उसको मिलते हैं इंटरेस्ट से और लगभग 20 रुपए मिलते हैं उसको फीस चार्ज करके या कमीशन चार्ज करके। अब ये तो हमने देखा कि HDFC बैंक कमाता कैसे है। अब खर्चा, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, यानी इंटरेस्ट वो कितना देता है। किसको इंटरेस्ट देगा? FD पे इंटरेस्ट, सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट, करंट अकाउंट में अगर ऑटो स्वीप है तो उस पे इंटरेस्ट। तो और ये कितना होता है, ये एक अंदाजा अब आपको देगा कि 100 रुपए अगर HDFC बैंक को मिलते हैं अपने कस्टमर से इंटरेस्ट के रूप में, जिसको HDFC ने लोन दिया है, अगर लोन से वो 100 रुपए कमा रहा है तो डिपॉजिटर्स को उसको लगभग उसका आधा देना पड़ रहा है। यानी आप ये समझ सकते हैं रफली कि HDFC बैंक, अगर आप HDFC बैंक के पास जाके पैसा जमा करते हैं तो आपको 3% का इंटरेस्ट मिलता है और उस पे HDFC बैंक आगे जो लोन बांटता है उस पे पैसे कमाता है और काफी ज्यादा कमाता है, क्योंकि अगर 100 रुपए बैंक इंटरेस्ट इनकम कमा रहा है तो केवल 50 रुपए उसको देने पड़ रहे हैं जिससे उसने पैसे लिए थे। तो जरा सोचिए, इससे हम बैंकिंग बिजनेस भी समझ पा रहे हैं कि HDFC लोगों के पैसे पे कमा रहा है, लेकिन लोगों को उसको केवल देने पड़े 58,000 करोड़ और उस 58,000 करोड़ पे उसने इंटरेस्ट कमाया 1,14,000 करोड़। तो HDFC बैंक लोगों के पैसे पे कितने अच्छे से इंटरेस्ट कमा रहा है और उसको केवल आधा पैसा अपने डिपॉजिटर्स को देना पड़ रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। ये क्या है? ऑफिस चलाने का खर्चा, ब्रांच का रेंट, लोगों की सैलरी, बिजली का बिल, हर वो चीज़ जो एक बिजनेस चलाने में खर्चा आता है वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसकी आप डेफिनेशन यहाँ देख भी सकते हैं। ये HDFC बैंक जो अपने कोर ऑपरेशन से कमाता है, अगर 100 रुपए कमाता है तो लगभग 26 रुपए उसके इन खर्चों में चले जाते हैं। अब देखिए, 100 रुपए वो कमाया लोन से, जिसमें से 51 रुपए तो उसको देने पड़ गए जिससे उसने डिपॉजिट लिया था और लगभग बाकी 26 रुपए उसे खर्च करने पड़ गए, सेल्स में, सैलरी में, रेंट में, ये सब खर्चा हो गया उसका। अब इसके बाद आती है प्रोविजंस। प्रोविजंस यानी ये वो लोन है जो बैंक को डाउटफुल लगता है कि ये वापस आएगा कि नहीं। मैंने किसी को 10 रुपए लोन दिया, अब मेरे को डाउट है कि ये पैसा वापस आएगा कि नहीं, तो उसके लिए मैं यहाँ प्रोविजंस बना दूंगा। तो अगर 100 रुपए मैं लोन बांटता हूं तो लगभग 100 रुपए मेरे को इंटरेस्ट इनकम मिलती है, उसमें से वो इनकम में से लगभग उसका 10% के मेरे को प्रोविजंस बना देने पड़ते हैं। ये जितना ज्यादा होगा उससे ये पता चलता है कि बैंक की लेंडिंग हैबिट्स या बैंक लोन देने में उतना बुरा है। तो अभी हमने HDFC बैंक का देखा कि ये 10% है ऑफ इंटरेस्ट इनकम। इसके बाद आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये लगभग इंटरेस्ट कितना मिलता है उसके मुकाबले 31% है। उसके बाद आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो लगभग अगर 100 रुपए में इंटरेस्ट कमाता हूं तो 31 रुपए के आसपास मेरा प्रॉफिट होता है टैक्स के पहले, लेकिन उसमें से 9 रुपए मुझे लगभग टैक्स देना पड़ता है और अल्टीमेटली मेरा नेट प्रॉफिट बचता है 22-23% के आसपास। और ये इंप्रूव हुआ है, पहले ये 20.4 था, अब ये लगभग 23 के पास होने वाला है। तो अब सोचिए, 100 रुपए मैं इंटरेस्ट से कमाता हूँ, 20 रुपए मैं फीस कमीशन से कमाता हूँ, ये हुआ 120,
और उसमें से बचते हैं केवल 22 रुपए मेरे पास एज प्रॉफिट। ये था HDFC बैंक का प्रॉफिट एंड लॉस का कॉमन साइज एनालिसिस। बैलेंस शीट एनालिसिस भी है, लेकिन पहले हम एक दूसरा बड़ा बैंक देखते हैं जो एक्सिस बैंक है। इनके P&L स्टेटमेंट में जाते हैं। अब यहां पहला फर्क देखिए कि एक्सिस बैंक की अदर इनकम उनके इंटरेस्ट के मुकाबले लगभग 25% है। HDFC के केस में वो 20% थी। यानी एक्सिस बैंक अच्छा है लोगों से फीस वसूलने में, चाहे वो इंश्योरेंस बेचना हो तो कमीशन मिल रहा है, म्यूचुअल फंड बेचना हो, लॉकर फीस हो, अदर चार्जेस हो, इस चीज में एक्सिस बैंक अच्छा है। नॉन कोर एक्टिविटीज से वो ज्यादा पैसा निकाल पाता है HDFC के मुकाबले। अब अगर 100 रुपए उसको इंटरेस्ट आता है तो उसमें से 60 रुपीज उसको अपने डिपॉजिटर्स को देना पड़ता है। यानी डिपॉजिटर्स को एक्सिस बैंक अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट देता है। HDFC का ये खर्चा अगर वो 100 रुपए कमा रहा है तो उसमें से केवल 51 रुपए 51 रुपीज उसे डिपॉजिटर्स को देना रहता था, लेकिन एक्सिस को 60 रुपीज देना पड़ रहा है। यानी कोर बैंकिंग में HDFC बेटर है, नॉन कोर बैंकिंग में एक्सिस बैंक बेटर है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, स्टाफ का खर्चा, ऑफिस का खर्चा लगभग सेम है। इनका 27% है 27, HDFC का 26। ये यूजुअली सिमिलर ही रहता है क्योंकि रेंटल सिमिलर रहेंगे, स्टाफ के खर्चे सिमिलर रहेंगे। अब हम आते हैं प्रोविजंस पे। यहां ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। HDFC को अगर उनकी इंटरेस्ट इनकम 100 रुपीज है तो प्रोविजंस उसके मुकाबले केवल 10 रुपीज 10% होता था। लेकिन एक्सिस बैंक को अपनी इंटरेस्ट इनकम के कंपैरिजन में उसका 30% एज प्रोविजंस बनाना पड़ता है। यानी एक्सिस बैंक की लेंडिंग हैबिट्स HDFC जितनी अच्छी नहीं है। बड़ा हिस्सा जो वो इंटरेस्ट से कमाते हैं उसके मुकाबले उनको प्रोविजंस में रखना पड़ता है, जिस कारण इनका नेट प्रॉफिट केवल 2.5% के आसपास रहा। और ये 2018 में भी कम हुआ था, 2016 में ये अच्छा था, लेकिन पिछले 4 साल ये अच्छा नहीं रहा है। अब हम देखते हैं एक नए बैंक की क्या हालत है, IDFC फर्स्ट बैंक। अगर इनको 100 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है तो उसके मुकाबले ये फी इनकम काफी कम ले पाते हैं, सिर्फ 10% के आसपास, क्योंकि IDFC फर्स्ट बैंक के पास एक तो खुद के प्रोडक्ट्स नहीं है बहुत ज्यादा, वो खुद का म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, खुद का क्रेडिट कार्ड ये नहीं बेच पाते, उस कारण अदर इनकम मार खाती है। इसके अलावा इनको डिपॉजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। हम ये देखते हैं कि IDFC के काफ़ी ऐड वैड चलते हैं, जिस कारण जो 100 रुपए आते हैं उसमें से 65 रुपीज़ के आसपास तो इनको डिपॉजिटर्स को देने पड़ जाते हैं। ये पहले और ज़्यादा था, 76, 76, 79। धीरे धीरे ये थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन पहले 100 रुपये अगर ये कमाते थे तो 80 रुपये डिपॉजिटर्स को दे देते थे, तो बहुत कम इनके लिए बचता था। इसके बाद इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं। हालांकि क्योंकि ये एक्सपांड कर रहे हैं, इनकी ब्रांचेस नई हैं और कई सारे नए खर्चे होते हैं ब्रांच को सेटअप करने में, मार्केटिंग एग्रेसिवली करनी पड़ती है, तो उस कारण हो सकता है ये प्रोविजन ज़्यादा हो। हालांकि उसे कैपिटलाइज करके बैलेंस शीट में डाला जाता होगा, लेकिन फिर भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो ज़्यादा होते हैं। तो इसे, क्योंकि ये नया एक्सपांडिंग बैंक है, तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं, इसके लिए इन्हें माफ़ कर सकते हैं। अब प्रोविजंस की बात, तो देखिए प्रोविजंस इनके भी हालांकि एक्सिस से कम है इस साल, लेकिन HDFC से काफ़ी ज़्यादा है। यानी इनकी लेंडिंग हैबिट्स भी HDFC जितनी अच्छी नहीं है, और इस कारण से, क्योंकि इनको डिपॉजिटर्स को खूब सारा पैसा देना पड़ता है, इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, उस कारण ये बैंक अभी लॉसेज में है। तो अभी तक हम ये एनालाइज कर पाए कि इंटरेस्ट, अगर कोर बैंकिंग की बात है तो HDFC को पैसा काफ़ी सस्ते पे मिलता है। लोग कम इंटरेस्ट में भी वहाँ पैसा डिपॉजिट कर देना चाहते हैं, जिस कारण इनको लोगों को इंटरेस्ट देने का खर्चा कम है। वहीं ये लोग लोन्स देते भी बहुत अच्छा है, इनका पैसा डूबता नहीं है, जिस कारण इनको प्रोविजंस कम बनाने पड़ते हैं। एक्सिस बैंक एक चीज़ में अच्छा है, नॉन बैंकिंग इनकम में, यानी ये कस्टमर्स को कमीशन में प्रोडक्ट्स अच्छे से बेच पाते हैं, उनसे बहुत सारे तरह की फीस ले पाते हैं, लेकिन कोर बैंकिंग में अच्छा नहीं है, इनको काफ़ी सारे प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं। तो इससे आपको काफ़ी कुछ ये क्लियर हो पाया कि कौन सा बैंक किस मामले में बेटर है, किस मामले में बुरा है। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, कॉमन साइज बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज करना है। लेकिन उसके पहले, अगर आपको ये लेसन्स पसंद आ रहे हैं, ये वीडियो से अगर आप कुछ सीख पाए अभी तक, तो जल्दी से दबा दीजिए लाइक बटन को, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को,
ताकि इस तरह का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप इसी तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज को डीपली एनालाइज और वैल्यू करना सीखना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे 1 साल के इन्वेस्टिंग कोर्स अकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग को, जहां 1 साल तक लगातार वीडियोस, टेक्स्ट लेसन्स, स्टॉक एनालिसिस टेम्पलेट्स, रिपोर्ट्स, असेसमेंट्स के जरिए हम आपको सिखाएंगे एक अच्छा और नॉलेजेबल इन्वेस्टर बनना। इस कोर्स का लिंक आपको ऊपर कार्ड पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब जाते हैं वापस बैलेंस शीट की तरफ और एनालाइज करते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट। इसमें आपको एक जो अच्छी चीज का ध्यान देना है वो ये कि बैंक को किस तरीके से पैसे मिलते हैं, बैंक अपने लिए पैसे कैसे जुटाता है। या तो वो शेयर होल्डर्स से पैसे मांग सकता है, वो इक्विटी इशू करके, लोगों को शेयर्स इशू करके पैसा इकट्ठा कर सकता है जिसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं, या वो रिजर्व्स के जरिए, यानी अगर पिछले साल बैंक ने प्रॉफिट कमाया तो लोगों को डिविडेंड ना देके उसे अपने पास ही रख लिया तो वो रिजर्व्स बना सकता है। वो लोगों से एफडी, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकता है, वो डिपॉजिट्स हो गए। या वो खुद कहीं और से पैसा ले सकता है, चाहे आरबीआई से ले, चाहे दूसरे बैंक से इंटर बैंक डिपॉजिट्स ले। तो ये 4 मेजर तरीके हैं जहां से वो पैसा ले सकता है। अब देखते हैं कि कौन सा बैंक कैसे पैसे इकट्ठे करता है। जैसे एचडीएफसी की बात करें तो सबसे ज्यादा उसके पास डिपॉजिट्स हैं, लगभग 75% जो उसके पास पूरा पैसा है वो डिपॉजिट से आया हुआ है। इससे मुझे एक चीज पता चलती है कि एचडीएफसी के लिए खातेदारों को इनवाइट करना, नए डिपॉजिटर्स को अपने बैंक में बुलाना बहुत आसान है उसके ब्रांड के कारण। अब देखते हैं एक्सिस बैंक की बैलेंस शीट हमें क्या बताती है, कितना पैसा वो कहां से लाता है। एक्सिस बैंक लगभग 70% पैसा डिपॉजिटर्स से लाता है, वहीं एचडीएफसी उससे ज्यादा 75% के आसपास अपना डिपॉजिटर्स से पैसा ला पा रहा है। अब डिपॉजिटर्स से पैसा आए तो अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि इसकी कॉस्ट कम रहती है। करंट अकाउंट में ज़्यादातर बैंक 0% देते हैं, सेविंग्स में आजकल 3%, 2.5%, 3.5% के आसपास दे रहे हैं। तो इतना सस्ता जो पैसा मिलता है वो बैंक के लिए बहुत अट्रैक्टिव रहता है। बाकी अगर वो इंटर बैंक डिपॉजिट आरबीआई से लें या शेयर कैपिटल इशू करें तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। डिपॉजिटर्स से पैसा मिल जाए तो ये सबसे अच्छी बात होती है। अब नया बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये अपना कितना पैसा डिपॉजिटर्स से लेता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। केवल 43% पैसा डिपॉजिटर्स से, और उसमें भी देखिए पहले ये 9% था, 35, 38, 42, तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है लेकिन अभी भी बहुत कम है। और सोचिए ये एक नई बैंक की प्रॉब्लम होती है कि उसके पास डिपॉजिटर्स जाना नहीं चाहते तो उसको बोरोइंग्स या दूसरे बैंक से, आरबीआई से लोन ज़्यादा लेने पड़ते हैं, उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है। ये एक प्रॉब्लम। और हमने देखा कि इस बैंक ने तेजी से बढ़ाए हैं डिपॉजिट्स। वो क्यों बढ़ाए ये हमको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखने को मिला था, और ऐसे ये दोनों चीज़ें कनेक्ट होती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमने देखा कि बैंक के इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर 65% है, यानी ये बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है बाकियों से। ये सेविंग्स में 6% दे रहा है जहां बाकी बैंक 3% देते हैं, ताकि लोग अट्रैक्ट हों। और इसका ये जो सोर्स है कि इसको पैसे कहाँ से मिलते हैं, उसमें डिपॉजिटर्स का हिस्सा बढ़े। और हमने देखा कि क्योंकि इनका ये खर्चा ज़्यादा है तो डिपॉजिटर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसका परसेंटेज बढ़ रहा है। तो जहां इनका इंटरेस्ट एक्सपेंस 65% है, एचडीएफसी का वो केवल 50% के आसपास है, 51% है। तो आईडीएफसी बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है डिपॉजिटर्स बुलाने के लिए, उसके बावजूद केवल 43%, वहीं बाकी बैंक के लिए, एक्सिस के लिए 70%, एचडीएफसी के लिए 75%। और ये एक ह्यूज एडवांटेज है किसी भी बैंक के लिए कि उनके पास डिपॉजिटर्स से पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो उम्मीद करता हूं कि आप कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एनालाइज करना सीख पाए होंगे। मैंने बैंकिंग कंपनीज का एग्जाम्पल लिया, लेकिन ये हर सेक्टर के लिए रेलेवेंट है और हर सेक्टर के लिए आपको ये कॉमन साइज स्टेटमेंट्स अलग अलग तरीके से दिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये फीचर आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे और इससे आपको स्टॉक पिकिंग में मदद होगी। मैं लाता रहूँगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ, बाय बाय। और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।